नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जवाब चाहिए के साथ डॉक्टर दानिश मैं हाज़िर हूँ। चंद बातें हैं कि सैलाब जो है इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पर पंजाब में और KPK में और अब सिंध की तरफ भी बढ़ रहा है। तो सैलाब में जो इंसानी ज़िया हो रही है, बहुत बड़ी तादाद में खेत खलियान जानवर इंसान मारे जा रहे हैं, बस्तियां तबाह हो रही हैं, खेत खलियान तबाह हो रहे हैं, बागात तबाह हो रहे हैं। क्या ये महज कुदरती आफात है या मिसमैनेजमेंट भी है, गवर्नेंस की जो है वो ख़राबी भी है, हुकूमती इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं, प्लानिंग पॉलिसी और गवर्नेंस की बड़ी शदीद कमी नज़र आ रही है, नदी नाले और दरियाई ज़मीन पर इंक्रोचमेंट नज़र आ रहा है, दरख्तों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसकी वजह से ये जो टम्बर माफिया ने दरख्त काटे हैं और बेचे हैं उसकी भी आपको क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये सारी सूरत हाल नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आज पाकिस्तान के अंदर जो ये सैलाब आया है और ये जो बदतरीन तबाही मच रही है और लोग मर रहे हैं और देहात तबाह हो रहे हैं और जानवर मर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ कुदरती आफात नहीं है बल्कि प्लानिंग का ना होना, हिकमत अमली का ना होना, बैड गवर्नेंस। इसके साथ साथ लोग ये कहते हैं कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर डैम बने हुए होते, बल्दियाती निज़ाम अपनी असल सूरत में होता और एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बने हुए होते तो शायद इतने तबाही ना आती, इतने मसाइल ना होते। इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ हैं। मेरे साथ हैं जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर क़ानून, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया। हैदर अब्बास रिजवी साहब, सैलाब के हालात को देखते हुए लोगों का ये कहना है, आप क्या समझते हैं कि इस मौके पे डैम अगर होते बने हुए और बल्दियाती निज़ाम होता और अगर मज़ीद सूबे होते तो गवर्नेंस बेहतर होती और इस पर काबू पाया जा सकता था, क्या ये कुदरती आफात हैं या ये मिसमैनेजमेंट है और ये प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है? क्या कहते हैं सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात यह कि दरियाओं में पानी का ज़्यादा आ जाना ये अल्लाह ताला की एक नेमत होती है उन तमाम ममालिक में कि जो इसके लिए तैयार रहते हैं और वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। हमारा जैसा कि आम तौर पर बात की जाती है कि सिंध के जो डाउन स्ट्रीम है उसमें पानी कम आता है और जिस तरह का एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन बहर अरब और दरियाए सिंध, उसके ऊपर हमेशा बात की जाती है कि जैसे कि वो एक डिसबैलेंस रहता है। बारिशों का पानी अगर ज़्यादा आता है तो वो डेल्टा की तरफ ज़्यादा जाता है और वो एक नेमत के तौर पर समझा जा सकता है अगर उसके लिए तैयारी हो। मगर जो सैलाबों की सूरत हाल हम अपने बचपन से देख रहे हैं, ये कोई पहली बार ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये नज़र आता है साफ तौर पर कि ये एक मैन मेड डिज़ास्टर है और ये तबाही और बर्बादी इसलिए फैलती है कि हम उसके लिए तैयार नहीं होते। सिर्फ हम कॉस्मेटिकली काम करते हैं और इस मुल्क के तूलो अर्ज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये कंप्लीट उसका मेल्ट डाउन दिखाई देता है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो गवर्नेंस है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। कोई भी सूबा ऐसा जो कि इतने बड़े बड़े सूबे हैं हमारे, जो एक सिस्टम के तहत इस बात के केपेबल ही नहीं है कि वो इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकें। इसका वाहिद इलाज ये है कि आपके मुल्क में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने और वो इस सूरत हाल को बहुत करीब से देखें और उसको रेटिफाई करें। इसका कोई हल, क्योंकि कोई भी सूबा, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब हो गया और आगे जो सूरत हाल होने जा रही है सिंध में,
सिंध में जो गुज़िश्ता सालों में सूरत हाल रही है, जो राइट बैंक जिस तरीके से हमारे पास सिंध में तबाह हुआ है, माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोगों को घर जरूर मिल गए, कुछ लोगों को राशन जरूर मिल गया, कुछ लोगों की दुकानदारी बढ़ गई, कुछ डीसीज और जिस तरीके से वहां के कलेक्टर्स और जिस तरीके से लोगों के पैसे बन गए और वो सामने आ गए, जो हुकूमत की नाअहली सामने आई। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि सिंध में एक बार फिर वही सब कुछ दोहराएगा, होगा नहीं, दोहराएगा। ये इतने बड़े सूबे हैं कि ये कंट्रोलेबल नहीं है। जब तक मुल्क में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं बनेंगे, ये डिजास्टर्स इसी तरह होते रहेंगे और इसको कंट्रोल करने का वाहिद तरीका यह है कि आप मुल्क में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा आपसे इस पे। मैं आता हूं जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। निसार अहमद खोड़ो साहब, ये जो आप इसको आफात समझते हैं या आप भी समझते हैं कि ये बैड गवर्नेंस है और ना कोई प्लानिंग है, ना कोई हिकमत अमली है, ना प्रिकॉशन है, उसकी वजूहात जो सामने आ रही है, बड़े बड़े जो मुदब्बिर वो ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क में बल्दियाती निज़ाम होता तो बहुत बेहतर हालात होते, मुल्क में अगर डैम बनते तो बहुत अच्छे हालात होते। इवन कालाबाग डैम की फिर नारा लगा दिया है लोगों ने, और सूबे होते तो गवर्नेंस बहुत बेहतर होती। जी क्या कहते हैं सर? देखें, बात सुने, बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है। केपी से बारिश शुरू हुई, पंजाब में बारिश हुई, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इन्वायरमेंटल चेंजेस अगर हुई हैं तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये दूसरे ममालिक की इन्वायरमेंट की डिसरप्शन की वजह से पाकिस्तान तो कुछ चंद फीसद उसमें कंट्रीब्यूट तो करता हो, लेकिन मेजर कंपोनेंट पाकिस्तान नहीं है। पिछले साल 22 साल में सिंध में ऐसे ही बारिशें हुई, इस दफ़ा पंजाब में बारिशें हुई और केपी में बारिशें हुई। बारिश को रोक ना आप सकते हैं, ना मैं सकता हूँ, ना कोई और दोस्त जो यहाँ बैठे हुए, ना बसरा साहब, ना कोई और। बारिशें रोकी नहीं जा सकती, बारिश को फेस करना होता है। बारिश को कितने तादाद में बारिश होती है ये भी एक बड़ा मसला है। बड़े बड़े ममालिक में समंदर की लहरें आ जाती हैं और शहर तबाह हो जाते हैं। ऐसी आफात वहाँ भी आती हैं और यहाँ भी आ सकती हैं। ग्लेशियर फट रहे हैं, ये यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं 6000 ग्लेशियर सुन रहे हैं, उसमें से 3000 के फटने की बातें चल रही हैं। ये एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, इसको कुदरती आफात के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। बात यह है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। देखिए, हमारे देहात हैं, हमारे शहर भी हैं। बारिशों में शहर की जो पानी है वो ड्रेनेज निकालता है, अगर ड्रेनेज ठीक नहीं है तो पानी खड़ा रहेगा। देहात हैं जहां फसलें हैं, अगर वहां बहुत ज्यादा बारिशें हो गई तो फसल खराब हो जाती है, और सैलाब अगर आ जाता है तो कहीं वो तो तबाह हो जाती है फसल, उसको भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये सैलाब की कैफियत होती है जहां तबाहियां आ जाती हैं। हमारा मुल्क उसकी जद में आया हुआ है, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। मुकाबले का मतलब, ठीक है, मैं मानता हूं, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, और फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से आपने खामखा एक शोशा छोड़ दिया कालाबाग डैम का। आपको ये नहीं कहना चाहिए। कालाबाग डैम के खिलाफ भी लोगों की राय थी, पाकिस्तान के 3 सूबों की राय थी कि नहीं बनना चाहिए, और इसकी वजह से बादशाह डैम बन रहा है। बादशाह डैम बनना है। क्यों सर, क्यों नहीं बनना चाहिए कालाबाग डैम? कालाबाग डैम क्यों नहीं बनना चाहिए सर? एक मिनट में सूबे क्यों नहीं बनना चाहिए सर? कालाबाग डैम क्यों नहीं बनना? ऐसे नहीं। हाँ, अच्छा, चले नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां चले ऐसे नहीं करे ना। आप मेरी बात सुन ले, पहले बोलना है, सुन ले मेरी बात। बादशाह डैम बन रहा है सर, टाइम कम है ना, जल्दी से। अच्छा, जहां टाइम कम है तो मैं जाता हूं, आप दूसरों से पूछ लें।
अगर ज्यादा सूबे बनाने की बात है तो बनाओ मैनिफेस्टो, उस पर वोट लो, असेंबली की मेजॉरिटी हासिल करो और उसके बाद सूबे बनाने की बात करो। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने हुए हैं, इसमें मैं नहीं मानता आपकी कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ज्यादा ठीक है, आपने कह दिया नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं। एक मिनट, तीसरा क्या था? अब ये सर सवाल, अब ये सवाल सर, अब ये नहीं सर, अब हो गया, अब टाइम हो गया। गवर्नेंस, अच्छा मैं जा रहा हूं। नहीं सर, अभी सर ये अभी आ गया सर। आप मेरा बात सुनेंगे? नहीं सर, अच्छा सर मैं एक बात बताएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जवाब सुने सर। आपने सवाल तो जवाब सुने सर, सारा वक्त तो आपने गवर्नेंस का जिक्र किया सर, अगली दफा बता दीजिएगा। मुझे फिर मत बुलाए ना सर, मैंने नहीं कहा था। आपने कहा था कि आओ टीवी पर, मैं आ गया। चलें सर, बोलें। आपने गवर्नेंस की बात की। चलें सर, बोलें। आपने गवर्नेंस की बात की तो बोलने दो ना, बोलने दो। गवर्नेंस की बात की। मैं बसरा साहब से कह रहा हूं, सर आप मुझ पर तो इल्जाम लगा रहे हैं, आज की हुकूमत पर तो इल्जाम लगा रहे हैं। जो मरी में 50 लोग मर गए थे बर्फ में, वो क्या बैड गवर्नेंस नहीं थी? भूल गए हम सब? 54 लोग मरे थे मरी के रोडों पर, तड़पते रहे, क्या वो बैड गवर्नेंस नहीं थी? इसमें बैड गवर्नेंस का मसला नहीं है, डैमेज कंट्रोल का मसला है। अगर इतने सारा बड़ा सैलाब आए, मैंने कब पंजाब को रोका हुए कि छोटे छोटे डैम ना बनाओ अपनी अपनी नदी पर? मैंने नहीं रोका हुआ। चनाब पे बनाओ, किस पे भी बनाओ, जिस पे भी बनाओ। ठीक है सर, सिंधु दरिया पे अटैक नहीं करो। ठीक है सर, ठीक। सिंधु दरिया, ये सिंधु दरिया क्या है सर? मैं आता हूँ जरा उनके पास, क्या नाम है, हाफिज एहसान अहमद के पास। हाफिज एहसान अहमद साहब, कालाबाग डैम मसला है, क्यों मसला है सर? अच्छा सर, वो आपने सर आपने बोला है, मैंने थोड़ी बोला है सर। अब मैं, जाहिर है मैं हैदराबाद रिजवी साहब की तरफ जाऊंगा, उनको जवाब दें आपके सवाल का। सर जी, और भाई, अरे भाई डॉक्टर साहब 3 सूबों ने असेंबलियों के थ्रू रेजोल्यूशन पास करके इस चीज को रद्द किया था। तो असेंबलियां क्यों होती हैं? अच्छा सर, हो गया ना 3 दफा कर। अच्छा सर, हो गया ना। मुझे आपको दोबारा मौका दूंगा सर, दोबारा मौका दूंगा मुझे जरा सर। मैंने अच्छा सर, भाई अच्छा आपको गुस्सा क्यों लग रहा है? अच्छा आपको गुस्सा क्यों? मैंने सिंधु दरिया बोला ना। अरे सर, खुदा के लिए सिंधु दरिया बोला ना, तो है उसका नाम। दूसरे लोग बैठे हुए हैं, आप खुद बोल रहे हैं। हाँ सर, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने सिंधु बोला था, उस पे आपको खुद कह रहा हूँ सिंधु दरिया, मैं तो खुद कह रहा हूँ आपको। नहीं, कोई एतराज नहीं, चलो कोई मुझे एतराज नहीं है सर, मुझे कोई, आप जो बोले मुझे कोई एतराज नहीं है। आगे हाफिज एहसान अहमद की तरफ आता हूं। सर, सूबे बनने चाहिए या ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन जो बताई थी अभी उन्होंने, आपके निसार साहब ने, काफी है? और ये कालाबाग डैम मसला क्यों है सर, जरा बताइए एहसान अहमद साहब जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, ये है कि पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर और आज हम 2025 के अंदर हैं, यानी कि पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हुए हैं। अब उन 78 साल के अंदर आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं या आपके सामने जो चीज़ें हर्डल्स की सूरत के अंदर आई हैं, या पाकिस्तान इस हालत में जहाँ तक पहुँचा है, उसको किसी ने तो डायग्नोज करना है। और जिस 4 चीज़ों पे भी आपने बात की है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे बात की है, आपने फ्लड्स पे बात की है, आपने गवर्नेंस के ऊपर इस पे बात की है, और चौथी चीज़ जो इसके अंदर कहा है कि ये मिसमैनेजमेंट है या इसके अंदर एक नेचर का अमल दखल जो है वो आपके सामने है। अगर इस सारी चीज़ को कंपैरेटिवली स्टडी कर दिया जाए तो एक एक करके मैं आऊँगा, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो आगे अनफोल्ड करता जाऊँगा। नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान बनने से ले के आज तक जो है, या पाकिस्तान जियोग्राफिकली जिस एरिया के अंदर है वो एक हाई मानसून एरिया है, जिसके अंदर हर साल के अंदर बारिशें होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं। और उसके बाद ये है कि हमने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट करके जो ट्रीटी है उसके अंदर 3 दरिया अपने पास रखे हैं, 3 दरिया उन्हें दिए हैं। और उसके बाद ये है कि 1950 के अंदर पहला पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया और 2022 के अंदर पाकिस्तान में आखिरी फ्लड आया, और उन सारों को अगर आप एक्यूमुलेट करें तो तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके अंदर डिस्प्लेस हुए हैं। $100 अरब से ज़्यादा आपका मॉनेटरी उसके अंदर लॉस आया इस सारी एक्सरसाइज के अंदर जो है। और आज भी हम उसी जगह खड़े हुए हैं जो 2022 के अंदर थे, कि हर दफ़ा जब सैलाब आता है और अल्टीमेटली जो है वो हम या मांगने की तरफ चले जाते हैं या उसको जो है
कुदरत के ऊपर डाल देते। कुदरत का अमल दखल इस सारे मामले के अंदर 15 से 20% तक है, बाकी 80% जो है वो सारे का सारा हमारा अपना ह्यूमन डिजास्टर है या मिसमैनेजमेंट है, या उसके बाद ये है कि हमने उन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। अब पाकिस्तान के अंदर जो साइंटिफिक स्टडी ये है कि 145 से 150 MAF पानी जो है वो इन दरियाओं में अवेलेबल आता है, और उसके अंदर 35 से 40 MAF जो है वो हम हर साल समुंदर के अंदर भेजते हैं, उसको जखीरा नहीं करते। और पाकिस्तान की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो खित्ते के अंदर सबसे कम है, 30 दिन हमारा है, इंडिया का जो है वो 120 दिन है, इजिप्ट का 700 दिन है, और चाइना का उससे इन दोनों ममालिक के दरमियान है तकरीबन 200 दिन से ज्यादा है। अब हमारी ना हमने स्टोरेज पे काम किया, 67 में हमारा मंगला बना, 76 के अंदर हमारा तरबेला बना, और उसके बाद हमने डैम्स नहीं बनाए। इंडिया ने 5000 डैम्स बनाए, चाइना ने 80,000 डैम बनाए, जो हमारे इन कंपैरेटिव कंट्रीज के अंदर आते हैं। और हम आज भी उसी जगह खड़े हुए हैं कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हम इस मुल्क, इस निज़ाम के स्टेटस को जो है इसको नहीं छेड़ने देंगे, क्योंकि इस स्टेटस को छेड़ने से जो है कि शायद हमारी वो प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे आप उन्हें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स कह लें या उन्हें अपनी उन एरियाज की प्रॉब्लम करें कि जिसके हम एक पॉलिटिकल स्लोगन्स निकालते हैं। अब उसके अंदर यह है कि अगर आपका 35 से 40 MAF पानी हर साल इस समंदर के अंदर जाता है, तो 6 से 8 बिलियन डॉलर जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है वो आपका पानी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी आप जाया कर रहे हैं, और उसकी जो दूसरी कॉस्ट आपको पड़ रही है जिसके अंदर एनर्जी है, इंडस्ट्री है, और उसके बाद आपका ये पानी का जो आपका यूटिलाइज करना है 15 से 20 लाख तकरीबन 15 से 20 डॉलर। अच्छा, अब उसके अंदर ये डॉक्टर साहब बात ये है कि इन सारी चीजों को अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं गवर्नेंस के अंदर, या उसके बाद आप ये जो आपके डिजास्टर्स आए हुए हैं, इनके 3 मेजर एरियाज हैं। एक असल आप उस चीज का मिस कर जाते हैं, वो है आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स। आपकी गवर्नेंस रिफॉर्म्स आएंगी, आपका जस्टिस सिस्टम बेहतर आएगा, उसके साथ साथ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के दुनिया के किस मुल्क के अंदर लिखा हुआ है, खित्ते के अंदर है कि जिस दिन वो आजाद हुआ है उस दिन से लेके आज तक उसका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वही हैं, और किसी ने उनको हाथ नहीं लगाया। आप इंडिया देख लें, चाइना देख लें, टर्की देख लें, उसके बाद आप अफ्रीकन कंट्रीज, आप दुनिया के हर मुल्क ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन्होंने सूबे बनाए हैं। और उन सूबों के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है हमने हर गवर्नमेंट जो है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं या आपके डिक्टेटर्स हैं, हमने लोकल गवर्नमेंट को एज ए पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के तौर पे इस्तेमाल किया है। हमने उसे ट्रिकल डाउन नहीं किया। हमने आर्टिकल 148 डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को हम पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली अथॉरिटी दें। क्या हमने PFC बनाए? क्या हमने सूबों से नीचे डिवॉल्व किया? उन चीजों को हमने नहीं किया, क्योंकि हम जो है पावर छोड़ना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि गवर्नेंस के अंदर जो है किसी की पार्टिसिपेशन आए। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी जो है उसका लोकली मसाइल जो हल हो, चूंकि हम कंसंट्रेट या सेंट्रेट करना चाहते हैं 4 बड़े जो एरियाज हैं, चाहे वो पेशावर है, कराची है, लाहौर है या आपका कोयटा है। तो मैं ये समझता गया हूं कि हमें इस डिबेट से अब निकल आना चाहिए। ये कुछ सेक्टर स्कैंड नहीं है कि जी एक दफा जो आपने आपको पता है कि सबसे बाद के अंदर जो सूबा बना इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो सिंध बना था, जो 1934 में बना था। उससे पहले पंजाब था, उससे पहले KP पे गया था, और 1970 के अंदर हमने बलूचिस्तान बनाया। तो क्या 100-150 साल जो है वो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चलते आए हैं, क्या पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर उनकी डिलीवरेंस है? अगर उनकी डिलीवरेंस है तो फिर हमारे इंडेक्स क्यों इतनी डिटेरिएट कर गए हैं कि किसी जगह में 130 नंबर पे हैं, किसी जगह में 150 नंबर पे हैं, किसी जगह 170 नंबर पे हैं। तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद पाकिस्तान के आम आदमी जो वेलफेयर है उसको मद्देनजर रख के फैसले करने चाहिए। और वो फैसले ये हैं कि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की तरफ, गवर्नेंस कन्वीनियंस की तरफ, लोकल गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, आप अगले 10 साल बाद भी आज इसी बहस के ऊपर आप अपने आप को रखेंगे और यह सिलसिला एक विशियस सर्कल की तरह चलता रहेगा। ठीक है, मैं आऊंगा कालाबाग डैम पे भी। और सिंध के अक्सर सियासी लोग ये कहते हैं कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे सूबे के बाद पे, तो मैं इस पे भी पूछूंगा हैदराबाद रिजवी साहब से। और निसार खोड़ो साहब ने एक सवाल उठाया है कि हमारे यहाँ बल्दियाती कायम है, तो उस पर भी पूछूंगा कि आप क्या कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे।
वेलकम बैक जी। आता हूं जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर अब्बास रिजवी साहब, एक तरफ तो निसार खोड़ो साहब ने कहा कि सिंध के दरिया के ऊपर बंद वो जो डैम नहीं बनने देंगे, दूसरा निसार खोड़ो साहब ने तो बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट दिया कि जी आइनी तौर पर आप बना सकते हो तो बनाओ, जबकि वो कहते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मौजूद हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है कि जनाब आली बल्दियाती निज़ाम तो सिंध में है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और एक जो पीपल्स पार्टी अक्सर ये कहती है, मैं चाहता हूँ उसकी वजाहत निसार खोड़ो साहब से भी लूँगा, आपसे भी लूँगा, कि अगर सूबे बने तो ये सिंध की तकसीम होगी, क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बड़े अदब और एहतराम के साथ तमाम ही शुरका के लिए, पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है और बल्दियाती निज़ाम सिंध में 1854 का नाफिज है। अब आप इस डाइकोटमी को ज़रा देखिए कि बल्दियाती निज़ाम 1854 का और आइन 1973 का, और ऐसा आइन कि जिसमें हम 26 तरामीम कर चुके हैं। जो बल्दियाती निज़ाम जिस तरह का हमारे पास ख़ास तौर पर सिंध में और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नाफिजुल अमल है, कोई मुझे बता देगा कि लाहौर के मेयर का नाम क्या है? कोई मुझे बताएगा इस्लामाबाद के मेयर का नाम क्या है? कोई मुझे बताएगा पेशावर के या कोयटा के मेयर का नाम क्या है? या कोई मुझे बताएगा कश्मीर के, लाड़काना के, सांगड़ के, सक्कर के, मीरपुर खास के मेयर्स का नाम क्या है? बस जितना आपको नाम पता है उतना ही आपके यहां बल्दियाती निज़ाम नाफिजुल अमल है। परसों के एक प्रोग्राम में एक दूसरे चैनल के जियो टीवी पर बैठकर यूनिस धागा साहब जो साबिक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को बयान किया कि पिछले 15 सालों में कराची के 3,500 अरब रुपए कराची को नहीं दिए गए जो कराची का हक था। 3,500 अरब। मैं यूनिस धागा साहब के नंबर को और आगे बढ़ाता हूं। यूनिस धागा साहब ने तो कराची की पॉपुलेशन को तस्लीम किया वही के जो के इदारा शुमारियात बताता है। कराची की पॉपुलेशन इस वक्त सिंध के निस्फ से ज्यादा है। अगर सिर्फ आबादी की बुनियाद पर कराची को पीएफसी मिल जाए तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। ये सिर्फ बातें हैं कि सिंध में या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। कोई बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। कराची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची की डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची की बिल्डिंग अथॉरिटी, कराची का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कराची का वाटर बोर्ड और तमाम शहरों के जो दीगर सिंध में, उन सब के जो बल्दियाती उमूर हैं वो वजीर आला के पास है। 18वीं तरमीम जिसको डेवोल्यूशन के लिए बनाया गया था, डेवोल्यूशन के लिए एक वफाक था, अब 4 वफाक हैं पाकिस्तान में। 4 वफाक बन गए हैं। सारा जो 56% जो रेवेन्यू वफाक से सूबे को मुंतकिल हो रहा है वो सूबे में कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। चलिए कराची की कीमत पर आपने बाकी माना सिंध को तरक्की दी होती तो हम मान लेते कि चलिए कराची की कीमत पर जो 3,500 अरब रुपए बकौल धागा साहब के और जो 5,000 अरब रुपए पिछले 15 साल में कराची के आपने कहीं और लगा दिए, मैं मान लेता कि कहीं डेवलपमेंट नजर आती। 2022 में जो कुछ भी गरीबों की मदद राइट बैंक के टूटने पर की, आपने सारी दुनिया से फंडिंग मांगी, सारी दुनिया के लोग आए और उनकी फंडिंग, जो फंडिंग आपको पता है कि वहां उस पैसे के साथ क्या हुआ, यह भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और जहां तक रह गई नए सूबों के बनने सर, सूबों पे आ जाएं।
तो सूबे जाहिर पे आ है जाए, कि तकसीम पे आ आइन जाए। में तरमीम क्या भी हो वाकई सकती सिंध है की भाई, तकसीम होगी ये? आइन में तरमीम भी हो सकती है। अगर पंजाब में सूबे बन सकते हैं नए, जो कि मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सराइकी सूबा या वसेब सूबा या साउथ पंजाब सूबा बन जाना चाहिए, तो ये तो पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में हो सकती है और उसके लिए आईनी तरमीम भी हो सकती है। 239(4) को अमेंड भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सिंध की तकसीम पे आप क्या कहेंगे? वो ये क्या सही जुमला है? वैसे तो निसार खोड़ो साहब ने सही पॉइंट उठाया है, आईनी, जो आपने जवाब दिया। भाई की सिंध तकसीम पे क्या पाकिस्तान कहेंगे? है या नहीं है? कि हम सिंध को आप ये बताइए मुझे डॉक्टर साहब कि सिंध पाकिस्तान है या नहीं है? अगर सिंध पाकिस्तान है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान की एक इकाई है। और अगर लोग ये सोचते हैं कि पंजाब में भी सूबे बन सकते हैं, बलूचिस्तान में भी सूबे बन सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सूबे भी बन सकते हैं, तो सिंध में भी बन सकते हैं। सिंध कोई हिंदुस्तान का इलाका तो नहीं है, सिंध कोई इंडिया से इलाका तो नहीं है, सिंध का कहीं भी बन सकते हैं, उसमें क्या बुराई है? और तरफ से ले जा रहे हैं। हेलो, आप कहीं और ले जा रहे हैं मौजू को। जी जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, निसार खोड़ो साहब चलें आगे, बोले। अब आपकी तरफ आता हूं और आप बोलिए अब अपना पॉइंट ऑफ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि अभी जो माहिर कानून साहब बैठे हैं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नेंस के तहत था। सिंध और बॉम्बे सूबा नहीं थे। अगर बॉम्बे होता तो होता, सिंध भी सूबा था, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तसल्लुत पर था, जिसको हमने आजाद करवाया और सिंध को सूबे का स्टेटस मिला। उसी सिंध सूबे ने पाकिस्तान बनाने के लिहाज से कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू ये रेजोल्यूशन भी पास हुए, बंगाल ने भी पास किया, सिंध ने भी पास किया। तो ये कहना भाई का कि सिंध पाकिस्तान है या नहीं है, अरे भाई सिंध ने तो पाकिस्तान बनाने की पेशकदमी की। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी सिंध पाकिस्तान में है या नहीं? मैंने कहा लोकल बॉडी सिस्टम है सिंध में, दूसरे सूबों में नहीं है। कब से नहीं है पता नहीं, कब से नहीं है। न इमरान खान के टाइम से था, न अभी टाइम में है, न मरियम नवाज के टाइम पे बना है। पंजाब में, केपी में, बलूचिस्तान में लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है। हमने पिछला टर्म भी पूरा किया 4 साल, और इस दफा भी 4 साल में लगे हुए हैं कि जी टर्म पूरा कर सकें। लोकल बॉडी सिस्टम सिंध में है। अगर इनको पता नहीं है कि कश्मीर का कौन है तो मैं नाम बता दूंगा, हैदराबाद का कौन है तो मैं नाम बता दूंगा, कहीं सखर का कौन है तो मैं नाम बता दूंगा। सिंध में लोकल बॉडी सिस्टम है। सूबे बनाने की बात में मैंने ये कहा, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज लिखी हुई है। अगर ये कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती है। 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी के पास नहीं है तो अमेंडमेंट नहीं हो सकती। हमने जब भी मौका मिला तो 2008-9 में 18वीं में तरमीम के तहत क्या हमने लोकल बॉडी सिस्टम को इंपॉर्टेंस नहीं दी? क्या 140 सेक्शन के तहत या रूल्स के तहत हमने नहीं लिखा इस आइन में? आइन में बहुत सी और भी बातें लिखी हुई हैं जिस पर भी शायद अमल नहीं होता। मैंने सिर्फ ये कहा कि जब वो पानी की बात करूं तो फिर मैं कहा जब बादशाह डैम बन रहा है, जो तरबेला से बड़ा डैम है, तरबेला से बड़ा डैम है, अगर वो बन रहा है, दयामीर मनहंद डैम बन रहा है, उसको बनाओ, उसमें पानी आएगा। क्योंकि तरबेला की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तरबेला छोड़ देता है पानी, वो समंदर में चला जाता है। कल को आप बड़ा डैम बनाएंगे, वहां स्टोर कर सकते हैं और उसको बेहतर रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करना इरसा का काम है, डैम बनाना हुकूमतों का काम है। और डैम बनाओ, अपनी स्टोरेज को बढ़ाओ, मैंने कभी रोका। रही बात ये इंडिया की अटैक, हमने 3 दरिया बेचे उसको, हमने उनसे पैसे लिए और बनाया तरबेला।
अब वो उस दरिया को, उस रिवर्स को वो कैसे मैनेज करते हैं, उन्होंने आप पर हमला कर दिया, सारे दरवाजे खोल दिए। वो आहिस्ता आहिस्ता भी खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खोल दिया, आपकी परवाह नहीं की। वो कहते हैं हमें तो रिवर मिली हुई है ना, हम जब भी जाएं जो भी चाहें करें। अब इस चीज का मुकाबला हर वक्त जहन में रखना चाहिए। ठीक है, पंजाब के इन 5 नदियों पे जिसके नाम, किसकी वजह से नाम पड़ा है पंजाब, ये 5 नदियों की वजह से नाम पड़ा है पंजाब। अब नदियों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप छोटे मोटे डैम बना सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। अगर हमारे लिए कुछ कहना है तो फिर जाओ जाके थर को देखो, जहां हमने 50 छोटे डैम बनाए हैं, 50 छोटे डैम बना है, जहां जिसकी वजह से वहां काश्तकारी बढ़ गई है। आप करें, अपने अपने इलाके में कर सकते हो, अपने इलाके में अपनी रिवर पर आप डैम बना सकते हो। सिंध पाकिस्तान का दरिया है, इंडस पाकिस्तान का दरिया है, जिसमें चारों सूबों का हक है, और चारों सूबों के हक के लिए चारों सूबों को मुत्तफिक होना पड़ेगा, कंसेंसस बनना पड़ेगा। इस तरह से न करो, कालाबाग छोड़ो, दया मीर बादशाह डैम बनाओ जल्दी कि आप उसको कर सको, कर्जा लो, कुछ भी करो, लेकिन लगाओ पैसा। ठीक है, ठीक ठीक। चले, आपको तशफ़्फ़ी से जवाब दिया आपने, हमने इंटरप्ट नहीं किया। अब तो आप खुश होंगे सर। डॉक्टर साहब 1 मिनट दीजिएगा जी, बोले जल्दी से बोले, फिर मुझे जाना है। देखें निसार खोड़ो साहब हमारे जी, देखिए निसार खोड़ो साहब हम सबसे सीनियर हैं, हम सबका बड़ा एहतराम है। बार बार कह रहे हैं कि दिया बादशाह डैम बनाओ, फलां डैम बनाओ। किसने बनाना है? आप लोग क्यों नहीं बना रहे? आप लोग तो 3-3, 4-4 बारियां आप नोटिस ले चुके, क्यों नहीं बना रहे? अच्छा बात तो सुन। अच्छा सर बात मुकम्मल कर लो, सर बात मुकम्मल कर लो। सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात सुन, मेरी बात सर एक बात फिक्रा तो सुन ले, एक फिक्रा सुन ले सर, बात तो सुन लें। अच्छा आप दूसरी बात, सूबा बनाए, सिंध में नहीं बनेगा। हमने जब रेजोल्यूशन दिया सूबा जनूबी पंजाब को बनाने के लिए, पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाए। जब सिंध में सूबे की बात करते हैं इनको आग लग जाती है। भाई कराची का आप हक खाएंगे, हैदराबाद का भाग खाएंगे, इंटीरियर सिंध में सारे का सारा पैसा आप झोंक देंगे। और इंटीरियर सिंध में भी आज क्या हो रहा है, ना कुछ स्कूल है, ना हेल्थ सिस्टम है। आप लोग वहां इलेक्शन होने नहीं देते। कराची की हमारी सारी सीटें अब आपने छीन ली, हैदराबाद की छीन ली। ऐसे नहीं करो, हाँ जी, ऐसे नहीं, जी ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो जी प्लीज। बसरा साहब को याद होना चाहिए। एहसान साहब क्या कहते हैं सर? खान साहब ने इमरान, एक मिनट, इमरान खान ने खुद जाया के बादशाह डैम पर गया था मुआयना करने के लिए। उसको किसी ने रोका था? सैकड़ों अरब दे देता। फ्यूचर प्लानिंग तो उनके पास भी थी, वो भी। अच्छा यानी कि हम 3.5 साल वाले जिम्मेदार हैं, कालाबाग डैम बन जाए तो क्या है सर? नहीं है कालाबाग डैम तो सूबों की मर्जी कालाबाग नहीं डैम बन जाए तो क्या प्रॉब्लम है सर? अगर पाकिस्तान की हुकूमत कालाबाग डैम बनाती है, उसका नाम कोई और रख ले। डॉक्टर दानिश जी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जी सर, आप जी सर, इस सेटल सियासी सिस्टम में भौचाल पैदा करने की कोशिश मत करो। कालाबाग डैम सर ऑफिस है सर, चले नहीं बनना चाहिए। अरे सूबे हैं तो पाकिस्तान है, सूबे हैं तो पाकिस्तान है, सूबे हैं तो पाकिस्तान है। चलें सर, अब आते हैं हाफिज एहसान अहमद साहब। हाफिज एहसान अहमद साहब, उन्होंने सवाल उठाया, अब उसका जवाब दीजिए। डैम के हवाले से भी, कालाबाग डैम के हवाले से और सूबों के हवाले से 5 मिनट है सर आपके पास। डॉक्टर साहब एक तो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो सबसे पहला डैम जिसको कैप्सुलाइज किया गया या कंसीव किया गया वो कालाबाग डैम था। 1953 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये आइडिया लाया गया कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। और उसके बाद हमारा इंडिया के साथ जो एक ट्रीटी वाली निगोसिएशन जो 51 से चल रही थी और 1960 के अंदर जो है हमने इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया, तो इमीडिएटली जब हमने ट्रीटी साइन करके 3 दरिया छोड़े और 3 पे चले गए, तो हम अपनी जो कंसंट्रेशन थी वो चले गए, मंगला पे गए और उसके बाद तरबेला के अंदर चले गए। और लेकिन ये जो आइडिया था इसकी टेक्निकल स्टडीज़ जो थी वो चलती रही थी। और 1970 के अंदर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आए और उसके बाद हुकूमत के अंदर वो आए, तकरीबन 7 साल का अरसा रहा है। सबसे ज़्यादा जो डिटेल टेक्निकल स्टडी की गई थी वो उन्हीं के दौर के अंदर की गई थी।
और जहां तक मैंने पढ़ा है उसके अंदर यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब सबसे ज्यादा सपोर्टर थे कालाबाग डैम के, 3 वजह से। एक, वो ये समझते थे कि ये पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जिसके अंदर आपके फूड के इश्यूज हैं या एग्रीकल्चर का इशू है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके ऊपर वाटर रिजर्वायर्स आपको चाहिए कि आपके पास डैम्स बने चाहिए, और उसके बाद आपको चीप जो है वो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसके अंदर आप किया जाए। उन 7 साल के दौर के अंदर कोई एक पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है कि जिसके अंदर उन्होंने इस आइडिया को या गिव अप किया हो या इस आइडिया को अपोज किया गया हो कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सारी और उस दौर के अंदर सिर्फ 2 जगह ये प्रॉब्लम थी और भुट्टो साहब ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की। एक, जो सिंध के अंदर जो प्रोविंशियल पार्टीज थी या जिस तरह वो नेशनलिस्ट थे, एक वो थे, या दूसरा केपीके के अंदर जो लोग थे वो इसके अंदर थे कि कभी वो आपका ये जो नौशहरा वाला बात आती है थी और उसको भी बाद में टेक्निकली ये रद्द कर दिया गया कि इससे ये नहीं आएगा। दूसरा, सिंध का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये चीज आती है वो एक तो यह है कि 91 के अंदर हमने सारे सूबों ने एक वाटर रिकॉर्ड कर लिया, सब हिस्सा उसके अंदर आ गया। इनका सिर्फ ये कहना है कि हमें जो कोठरी के नीचे पानी चाहिए वो 10 MAF पानी चाहिए, ताकि ये है कि हमारी वो चीजें जो हैं वो समुद्र चले और डेल्टा ये वो सारी चीजें आती हैं। अब कालाबाग डैम जो है उसके अंदर आपका जो पानी वाला सारा मैटर जो आता है वो सरप्लस वाटर के अंदर आता है, और उस सरप्लस वाटर्स को आपने कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके जाना है। और वहां से ऊपर जो है वो एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया जाता है कि शायद पंजाब जो है इसके अंदर जो है वो कैनाल्स निकाल लेगा और पंजाब ये कर लेगा और पंजाब वो कर लेगा। ये सारे का सारा जो है वो एप्रीहेंशंस की बुनियाद के ऊपर है ना। कालाबाग डैम बनने से अब तक जो है कि 10 MAF पानी जो है वो इस तरह जा रहा है जिस तरह कहा जा रहा है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कालाबाग डैम जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई, और मैं ये समझता हूं कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो सिंध के नेशनलिस्ट लोग हैं उनके अंदर वो आके उस तरह चली गई है। अभी आपने देखा नहीं है कि कुछ कैनाल्स के इश्यूज भी आए थे और उस इश्यूज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मूव किस तरह चलती गई और अल्टीमेटली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी उसके अंदर आ गई। तो मैं ये समझता हूं कि जब 1953 से लेके 1984 तक ये सारा मामला था, किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी गवर्नमेंट के अंदर थी उसने अपोज नहीं किया। तो जो टेक्निकल इश्यूज है उनको बैठ के हम एड्रेस कर सकते हैं। वो है ट्रस्ट का, वो है कि पानी आगे जाना चाहिए। ठीक है। अब इसका ये है कि 3 से 5 मिलियन एकड़ जो है वो आपको वो आएगा, 3,500-4 हजार मेगावाट आपकी वो आएगी। सरप्लस वाटर आपके हर सूरत के अंदर जाता है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, बड़े इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, चाहे हमारे प्रोविंसेस हैं, लोकल गवर्नमेंट है, कालाबाग डैम है या और डैम है। अगर डॉक्टर साहब 78 साल के अंदर हमने सिर्फ 2 डैम्स बनाए हैं तो उन सारों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन सारों से पूछना चाहिए कि मामला क्यों इस लेवल तक यहां तक पहुंचा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तो चारों मेहमानों का वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।